चैप्टर्स 2081, 2082, 2083, 2084 चैप्टर स्टार्ट। चीसी क्लोन की किस्मत के बाद दूसरे नंबर पर वू शुआई की किस्मत थी। उसकी किस्मत काफी कमजोर हो चुकी थी। ड्रैगन पैलेस तबाह हो चुका था और इतनी जल्दी वापस बनाया नहीं जा सकता था। 4 ड्रैगन जनरल्स मारे जा चुके थे और दी ज़ैंगशेंग तक को हेवनली कोर्ट में दबा कर रखा गया था। वू शुआई की किस्मत अब भी एक उड़ते हुए ड्रैगन की शक्ल में थी। इसका उसके ड्रैगनमैन होने से गहरा नाता था। जब गौर से देखा गया तो वू शुआई की ड्रैगन किस्मत चींटियों से बनी हुई लग रही थी। बेहिसाब चींटियां इकट्ठी होकर एक अंत ड्रैगन किस्मत बना रही थीं। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के मामले मेरे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर संभालने के अलावा वू शुआई अपनी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एंस्लेवमेंट पथ के तरीकों पर रिसर्च कर रहा है। इसीलिए ये अंत ड्रैगन किस्मत दिख रही है। फैंग युआन ने अपने टाइम पाथ क्लोन की किस्मत को देखा। टाइम पाथ क्लोन की किस्मत अभी भी रिवर ऑफ टाइम के एक छोटे से रूप में थी, लेकिन पहले के मुकाबले ये काफी बड़ी हो गई थी और पानी तेजी से बह रहा था। जहन बूडू की बाज वाली किस्मत में ज्यादा बदलाव नहीं था, लेकिन ली सियोबाई की किस्मत के रूप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। उसकी किस्मत पहले एक खिलते हुए फूल जैसी थी जिसके पिस्टल में शहद की पतली परतें थीं, जो इस बात का इशारा था कि ली सियोबाई का कल्टीवेशन इस वक्त कैसे बेहतर होगा। लेकिन अब उसकी किस्मत का रूप बदलकर एक सफेद दीवार जैसा हो गया था। दीवार पर अलग अलग लंबाई की 3 कविताएं लिखी थीं। गौर से पढ़ने पर साफ पता चल रहा था कि ये वो 3 मास्टरपीस कविता आई थीं जो ली सियोबाई ने बनाई थीं। कविता का हर अक्षर एकदम काला था, जो सफेद दीवार पर और भी ज्यादा साफ दिख रहा था। इसके अलावा बेहिसाब काले स्याही जैसे अक्षर यूएस सफेद दीवार के आसपास उड़ रहे थे, मानो दीवार के अंदर जाने ही वाले हों। ये इसकी पोम वॉल लक है। फैंग युआन के दिमाग में ये बात आई। जब से ली सियोबाई को बुक हाउस इनहेरिटेंस मिला था, उसने तेजी से तरक्की की थी, दुनिया में मशहूर होने के रास्ते पर चल पड़ा था। उसने न सिर्फ अपना विटलगू बदला, बल्कि कविताएं जमा करने के लिए दुनिया भर में घूमा और अपनी बनाई, कॉपी की हुई और चुराई हुई कविताओं से 3 किलर मूव्स तैयार किए। इन 3 इंफॉर्मेशन पाथ किलर मूव्स ने यूज प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन का नंबर 1 गू मास्टर बना दिया और साथ ही वो गू इमॉर्टल सीड भी, जिसे बेहिसाब लोग बहुत उम्मीद से देख रहे थे। यहां तक कि ऐसी बातें भी हो रही थीं कि वो एक ऐसा टैलेंट है जो कई सौ सालों में एक बार मिलता है। ली सियोबाई की शानदार कामयाबियों ने नेचुरली ओल्ड इमॉर्टल हुआयू का ध्यान खींचा। हर तरह के इशारे द की ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने ली सियोबाई को अपनी पूरी ताकत से तैयार करने का फैसला कर लिया था। चीसी क्लोन और फैंग युआन की में बॉडी को ली सियोबाई की हालत के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने दखल नहीं दिया और सिर्फ दूर से देखते रहे। जब फैंग युआन ने ली सियोबाई को बनाया था तो उसका मकसद प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन का इन्फॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंस हासिल करना था, ताकि उसके इन्फॉर्मेशन पाथ के एस्पेक्ट की कमी पूरी हो सके। लेकिन क्योंकि प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन एक इन्फॉर्मेशन पाथ ग्रोटो हेवन था जिसकी निगरानी बहुत सख्त थी, फैंग युआन ज्यादा सपोर्ट नहीं दे सकता था और ली सियोबाई को खुद ही आगे बढ़ना था। नतीजा ये हुआ कि जब तक फैंग युआन फेट वॉर, पीछा करने वाली लड़ाई, स्पेक्ट्रल सोल को मारने और हेवन पाथ डाउ मार्क्स के मसले को सुझाने से गुजरा, तब जाकर ली सियोबाई ने आखिरकार कुछ तरक्की और प्रोग्रेस दिखाई। ऊपर से प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन राइचस ची अलायंस में भी था। उसके इन्फॉर्मेशन पाथ ट्रू इनहेरिटेंस का ज्यादातर हिस्सा राइचस ची अलायंस के मेंबर्स के बीच आपस में एक्सचेंज से हासिल किया जा सकता था। यही जिंदगी है। कभी कभी प्लान्स बदलावों के साथ कदम नहीं मिला पाते और कभी कभी बदलाव प्लान्स तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह शतरंज के मोहरे ली सियोबाई के लिए एक नया इंतजाम था। तो फैंग युआन यूज नेचुरली डेवलप होने देने वाला था। आखिर में थी प्योर ड्रीम क्लोन की किस्मत। प्योर ड्रीम क्लोन अभी भी रैंक 5 लेवल पर था। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फजीक बॉडी इमॉर्टल असेंशन के दौरान ड्रीम पाथ कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को अपनी तरफ खींचेगी। आज के फैंग युआन को भी इससे निपटने का कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन पूरे ड्रीम क्लोन की किस्मत भी बदल गई थी। उसकी किस्मत एक बहते हुए गुलाबी कोहरे जैसी थी जो लगातार बदलती रहती थी। लेकिन अब ये गुलाबी कोहरे का गुच्छा ठोस होकर एक सैंडबॉक्स बन गया था। सैंडबॉक्स का रंग अब भी गुलाबी था। ये बहुत छोटा था, लेकिन उसमें लगातार पीली रेत घुस रही थी जो गुलाबी रेत में बदलकर सैंडबॉक्स को मजबूत कर रही थी। सैंडबॉक्स लक, इसका क्या मतलब है? फैंग युआन भी उलझन में पड़ गया। विजडम पाथ के तरीके एक्टिवेट करने के बाद फैंग युआन की आंख में एक तेज चमक आई जब उसने कुछ अंदाजे लगाए, लेकिन उन्हें कंफर्म करना जरूरी था। फैंग युआन ने जीना अनजाने में उसने 8 क्लोन्स बना लिए थे।
इन क्लोन्स को बनाना फैंग युआन की अनकाम्या एबियन में से एक था जो उसने स्पेक्ट्रल सोल को स्टडी करके हासिल की थी। स्पेक्ट्रल सोल ने क्लोन्स के सहारे शैडो सेक्ट और ज़ॉम्बी अलायंस बनाया था। फैंग युआन के क्लोन्स ने भी उसकी बहुत बड़ी मदद की थी। 8 क्लोन्स में से सिर्फ फैंग दी चांग की कुर्बानी हुई। हाँ, रुको, ये क्या है? फैंग युआन ने अचानक किस्मत का एक टुकड़ा देखा। किस्मत का ये टुकड़ा धुंधला सा था, लगभग ट्रांसपेरेंट, और एकदम कमजोर सा एहसास दे रहा था। फैंग युआन इसे लगभग मिस कर चुका था, लेकिन गौर से देखने के बाद उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये फैंग दी चांग की किस्मत है। वो अभी भी जिंदा है। फेट वॉर के दौरान जेनेसिस लोटस ने फैंग युआन के साथ चाल चली थी, जिससे उसने न सिर्फ डिवाइन बीन पैलेस खोया बल्कि फैंग दी चांग को भी खो दिया। इतना लंबा वक्त गुजर चुका था, डिवाइन बीन पैलेस अब एम्पर सिटी के साथ मिलकर डिवाइन एम्पर सिटी बन चुका था, दुनिया का नंबर 1 इमॉर्टल गू हाउस। फैंग युआन ने सोचा था कि फैंग दी चांग तो अब खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत की इस जांच में उस कुछ सुराग मिल जाएंगे। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? समझ गया। कुकिंग लक पोर्ट अभी अभी रैंक 8 पर एडवांस हुआ है। मेरी किस्मत जांचने की मेथड पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही ये साफ है कि फैंग दी चांग ने हाल ही में कुछ प्रोग्रेस की है। इन दोनों वजहों से उसके साथ मेरा कनेक्शन काफी मजबूत हो गया है और अब मैं उसकी किस्मत देख पा रहा हूं। भले हाई डिवाइन एम्परर सिटी में पेंटिंग वर्ल्ड्स दी जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल, जिसने किलर मूव कंटेंटेड लाइफस्टाइल छोड़ा था, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से पहले एक्टिव था। इस वजह से डिवाइन एम्परर सिटी लकपात के मामले में काफी कमजोर था। फैंग दी चांग का जिंदा होना और खुद को मजबूत करना, ये एक खुशगवार सरप्राइज था। लेकिन फैंग युआन ने अपना प्लान नहीं बदला। उसका जल्द हाई डिवाइन एम्परर सिटी पर हमला करने का कोई प्लान नहीं था। डिवाइन एम्परर सिटी कोई गू इमॉर्टल नहीं था, उसके तरीके फिक्स दी और बदलना मुश्किल था, उस वैसे ही छोड़ देना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फैंग युआन एक सूडो वेनरेबल था जिसे आखिरकार आराम करने और सुरक्षित रूप से ठीक होने का मौका मिला था। ये उसके लिए कल्टिवेट करने पर ध्यान देने का एक शानदार वक्त था। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल बन चुका था और ज्यादातर ग्रोटो हेवंस को अभी निगलना बाकी था। फैंग युआन की ताकत अब बिना रुके बढ़ने वाली थी। वो इस कीमती वक्त में डिवाइन एम्परर सिटी से लड़ने का रिस्क क्यों लेता? अपनी और अपने क्लोन्स की किस्मत जांचने के बाद फैंग युआन को बहुत कुछ समझ आ गया। कुकिंग लक पॉट से फैंग युआन की मैं बॉडी अपने क्लोन्स की किस्मत को बहुत बढ़ा सकती थी, लेकिन फैंग युआन ने ऐसा नहीं किया। एक तरफ मैं बॉडी और क्लोन्स दोनों की हालत काफी बेहतर थी। पिछली मुश्किल से निकलने के बाद उनकी किस्मत अपने आप बढ़ रही थी, जिसे कहते हैं जब बदकिस्मती हद से गुजर जाती है तो खुशकिस्मती शुरू हो जाती है। तो इसकी जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ इसमें इमॉर्टल एसेंस नहीं, बल्कि फैंग युआन की मैं बॉडी की किस्मत खर्च होती थी। आखिरकार ये पोर्ट के अंदर की किस्मत का इस्तेमाल करके क्लोन्स की किस्मत बढ़ाता था। मुझे अब वुडपाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करना चाहिए। फैंग युआन ने एक बार फिर अपने गू रिफाइनमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। रही बात कि उसने वुडपाथ क्यों चुना, तो वजह सिंपल थी। फैंग युआन ने बहुत सारे वुडपाथ इमॉर्टल मटेरियल्स जमा कर लिए थे और वो रिफाइनमेंट के लिए काफी थे। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के सीओ हीजियन और ग्रीन फॉरेस्ट ग्रेट सेज रैंक 8 मिनिमम गू इमॉर्टल्स द उनके ग्रोटो हेवंस वुडपाथ ग्रोटो हेवंस द जिन्होंने काफी वुडपाथ इमॉर्टल मटेरियल्स प्रोवाइड किए। चलो पहले इमॉर्टल गू हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रैंक 8 तक बढ़ाते हैं। डिवाइन एम्परर सिटी पेंटिंग वर्ल्ड। नए नए जुड़े ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड में एक कैंप तेजी से बन रहा था। कैंप की जगह बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। ये एक स्ट्रेटेजिक जगह पर थी और पास से एक नदी बह रही थी। चाओ शू ये एक बड़े पत्थर पर खड़ा था और कैंप बनाने में लगे 100 कारीगरों को कमांड दे रहा था। भले हाई क्राफ्ट्समैन गू की बैटल स्ट्रेंथ कमजोर है, लेकिन इसके इस्तेमाल बहुत हैं। फेरी बाइशिया चाओ शू ये के पास खड़ी थी और काम की जगह पर चल रही व्यस्तता को देखकर तारीफ कर रही थी। चाओ शू ये ने फौरन अपना सर ऊपर उठाया और गर्व से कहा, ये तो हमारी फेरी बाइशिया की दूर की नजर है। क्राफ्ट्समैन गू का फ्यूचर थीफ गू, सोल्जर गू और ऑफिसर गू से कहीं ज्यादा बेहतर है। इमॉर्टल मटेरियल्स को प्रोसेस करने और गू हाउसेस बनाने के अलावा ये गू रिफाइन भी कर सकता है। फेरी बाइशिया ने सर हिलाया। हाँ, अगर तुम्हारा क्राफ्ट्समैन गू ना होता तो हम 10 कैंप कैसे बना पाते और ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड में इतना अंदर तक कैसे एक्सप्लोर कर पाते। लेकिन तुम अकेले इतने सारे क्राफ्ट्समैन को कैसे कंट्रोल कर लेते हो? ये दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ है। क्या तुमने ऑर्गेनाइजेशन गू इस्तेमाल किया?
ऑर्गेनाइजेशन गू एक तरह का ह्यूमन पाथ गू वर्म था जो ह्यूमन गू को एक ग्रुप बनाने देता था। फैंग दी चांग का सेक्ट टोकन गू भी इसी तरह का था। चाओ शू ये जोर से हंसा और उसने इस बात को नहीं छुपाया। सही कहा, मैंने लेबर यूनियन टोकन गू इस्तेमाल किया और एक लेबर यूनियन बनाई। मेन यूनियन हेड गू कैरी कर रहा हूं और 12 या उससे ज्यादा हाई रैंक्ड क्राफ्ट्समैन गू को सुपरवाइजर गू दिया है। मैंने एक वाइस यूनियन हेड गू भी दे दिया है और 3 अभी भी मेरे पास हैं। जल्दी करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे मेरी लेबर यूनियन बढ़ती जाएगी उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने के लिए भरपूर मौके मिलेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इमरजेंसी का बिगुल बज उठा। फेरी बाइशिया के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। जानवरों के झुंड ने फिर से हमला कर दिया। चाओ शू ये ने बेपरवाही से कहा, जब तक सियो ची जिंग और बाकी लोग यहां हैं हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वकाई, अगले हाईपाल, सियो ची जिंग की आवाज पूरे कैंप में गूंज गई। सारी फौजें, हमला। धाम 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 धाम। कदमों की एक के बाद एक आवाज आई और जैसे ही सफेद धूल हवा से उड़ा पूरा चौड़ा कैंप सिपाहियों से भर गया। सोल्जर गू सबसे ज्यादा संख्या में थे। वहां छोटे ग्रुप लीडर लेवल के सार्जेंट गू, लेफ्टिनेंट गू, उनसे ऊपर के कैप्टन गू और यहां तक कि चीफ कैप्टन गू भी इस्तेमाल किए गए थे। इस दौरान सियो ची जिंग की सेना का साइज एक बार फिर बढ़ गया था। डिवाइन एम्परर सिटी सच में ह्यूमन पाथ कल्टीवेशन की पवित्र भूमि थी। सेना जानवरों की लहर की तरफ बढ़ी, दोनों पक्ष समंदर की बड़ी बड़ी लहरों की तरह टकराए। कुछ देर तक स्टेलमेट बने रहने के बाद सेना की लाइन में गैप्स दिखने लगे। सबसे घमासान जगहों पर बहुत सारे जंगली जानवर और सिपाही मारे गए थे। तुरंत बाद इन गैप्स को सिपाहियों और जानवरों ने भर दिया। कई ताकतवर जानवर सामने आए। उनका साइज दूसरों से साफ तौर पर बड़ा था, जैसे बैटलफील्ड पर घूमते हुए किले। सियो ची जिंग के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता दिखी। जितना अंदर हम जा रहे हैं जानवरों के झुंड उतने ही मजबूत होते जा रहे हैं। सब लोग प्लीज अपनी चाल चलिए। ठीक है। चेन डा जियांग, गू टिंग और बाकी लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। ये बड़ी लड़ाई 1 घंटे तक चली। जानवरों की लहर पीछे हटी और सियो ची जिंग के ग्रुप में भी नुकसान हुआ था। आधे दिन बाद कैंप का निर्माण पूरा हो गया। सप्लाई ग्रुप के साथ साथ व्यापारी, फेरी वाले, नागरिक और यहां तक कि भिखारी भी कैंप में बस गए। यह कैंप मजबूत कीलों की तरह थे जो अपनी जगह पर मजबूती से गड़े हुए जो ह्यूमन पाथ के दास बच्चों के लिए और अंदर तक एक्सप्लोर करने का सहारा बन गए। सेक्ट लीडर फैंग दी चांग कैंप के एक छुपे हुए कोने में गया जहां 2-3 भिखारियों ने उसका स्वागत किया। फैंग दी चांग भी एक भिखारी के भेस में था, पटे पुराने कपड़े और उससे बदबू आ रही थी। ह्यूमन पाथ के दास बच्चों ने एक बड़ी सेना तैयार की और नए बने ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड में दाखिल हुए पाइनियर्स का रोल निभा रहे थे। हर एक तय दूरी पर वो एक मजबूत कैंप बनाते, जिसके बाद लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट आकर कैंप को भर देते, जिससे अंदाज बच्चों की सेना को भरपूर सप्लाईज मिलती। फैंग दी चांग चुपके से उनके पीछे था और उसने बेगर सेक्ट को भी एक मौका ढूंढने के लिए तैयार कर रखा था। हालत कैसी है? फैंग दी चांग ने पूछा। हमारे सेक्ट के भाई पायनियरिंग आर्मी के पीछे पीछे चल रहे हैं। सेक्ट लीडर, हालत अच्छी है। हमने बहुत सारे जंगली जानवरों की लाशें और कीमती खाल और फुर इकट्ठा की है। हम अमीर बनने वाले हैं। बस इतना है कि इस चक्कर में कुछ व्यापारियों और गार्ड से हमारी झड़प हो गई। फैंग दी चांग ने तेवर चढ़ाए। कितना नुकसान हुआ? उसका बेगर सेक्ट तेजी से बढ़ रहा था। उसके मेंबर्स सिर्फ उसके इस्तेमाल किए हुए ह्यूमन पाथ गू वॉर्म्स हाई नहीं थे, बल्कि डिवाइन एम्परर सिटी के बोहोट से असली भिखारी भी थे। नुकसान का आंकड़ा सुनकर फैंग दी चांग की तेवरियां और गहरी हो गईं। भले हाई बेगर सेक्ट को बढ़ाना आसान है, लेकिन बेगर गू सबसे सस्ते ह्यूमन पाथ गू वॉर्म्स हैं जिनकी बैटल स्ट्रेंथ बहुत कम है। व्यापारियों, गार्ड्स और दूसरों के सामने उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। सिर्फ एकजुट होकर और अपनी संख्या का फायदा उठाकर ही वो नुकसान से बच सकते हैं। फैंग दी चांग ने मन ही मन आ भरी। बेगर सेक्ट दिखने में तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें ज्यादा ताकत नहीं थी। भविष्य में अंदाज बच्चों से निपटने के लिए बेगर सेक्ट पर भरोसा करना ठीक नहीं था। फैंग दी चांग 10वें कैंप में दाखिल हुआ, लेकिन ह्यूमन पथ के दास बच्चे पहले ही और आगे बढ़ चुके थे और 12वां कैंप बना रहे थे। फ्लैट सिर्फ जानवरों की लहर पर ही भरोसा कर सकता हूं। जितना अंदर हम ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड में जाएंगे, जानवर उतने ही मजबूत होते जाएंगे। फैंग दी चांग की एक हाई उम्मीद थी कि जानवरों की लहर अंदाज बच्चों को हरा दे। सिर्फ हराना ही नहीं, अगर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़े, लोग मारे, तो और भी अच्छा होगा। तभी फैंग दी चांग को फायदा उठाने का मौका मिलेगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मेरी अभी की ताकत बहुत कम है।
न सिर्फ बेगर सेक्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो 10 बच्चे सब गू मास्टर्स हैं और उनके पास प्राइमेवल एसेंस है। वो अपने ह्यूमन पाथ गू वॉर्म्स को कुछ देर ही संभाल सकते हैं। लेकिन मैं शेन शांग का इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि एक तरह से अनलिमिटेड प्राइमेवल एसेंस है, इसलिए मैं इन बेगर गू को हमेशा मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे हाइफैंग दी चांग ने यहां तक सोचा, उसकी नजर अचानक अंधेरी हो गई और उसके शरीर की गहराइयों से कमजोरी का एहसास फैलने लगा। फैंग दी चांग ने जल्दी से ह्यूमन विल गू निकला और उस अपनी नाक के सामने रखा, गहरी सांस लेते हुए। ह्यूमन विल का एक झोंका उसके शरीर में समा गया और उसकी विल के साथ मिल गया। फैंग दी चांग का शरीर एक बेगर गू से बना था, उसमें सोल नहीं थी, सिर्फ एक विल थी। और एक विल को बनाए रखना मुश्किल था और सोचते वक्त तेजी से खर्च हो जाती थी। खुशकिस्मती से डिवाइन एम्परर सिटी के पेंटिंग वर्ल्ड में ह्यूमन विल गू था। ह्यूमन विल गू ह्यूमन विल पैदा करता था, जो किसी भी तरह की विल में बदल सकती थी। उसकी मदद से फैंग दी चांग की विल जिंदा रह सकती थी और एक्टिव भी। उस वक्त ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड की गहराइयों में एक जीती जागती विल हवा में तैर रही थी। उसने हरे और सफेद रंग का चोगा पहना हुआ था, उसका व्यवहार नर्म था और चेहरे पर मुस्कान थी। वो जेनेसिस लोटस की विल थी। और उसके नीचे माओ ली जमीन पर सिकुड़ कर लेता हुआ था। वो एक बड़ी अदृश्य ताकत से बंधा हुआ था, जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था। इतना ही नहीं, एक और ताकतवर शक्ति लगातार उसके डाव मार्क्स निकाल रही थी। कुत्ते जेनेसिस लोटस, मुझे छोड़ और अगर दम है तो मुझसे लड़, माओ ली चिल्लाया। जेनेसिस लोटस की विल ने सर हिलाया। माओ ली, क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? तुम एक लाचार हालत में हो। जब तक जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जिंदा होकर तुम्हें बचाने नहीं आता, तुम्हारी मौत तय है। और तुम खुद जानते हो कि इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारे जिंदा रहने का एक ही मौका है, सरेंडर कर दो। वरना वक्त के साथ तुम्हारी ताकत गिरती चली जाएगी, जब तक तुम मर नहीं जाते। जेनेसिस लोटस की विल ने यूं समझाया। उसकी आवाज में समझाने का अंदाज था और चेहरे पर दया। लेकिन माओ ली ने गुस्से में दहाड़ लगाई। तो मरने दो, मुझे नहीं चाहिए, तुम मेरे सारे डाव मार्क्स ले सकते हो। जेनेसिस लोटस की विल हैरान रह गई। अगले हाइपैल माओ ली ने ना सिर्फ अपना सारा डिफेंस छोड़ दिया बल्कि अस एब्जॉर्प्शन फोर्स के साथ कोऑपरेट भी किया, अपने डाव मार्क्स को त्यागते हुए। चौंधिया देने वाली रोशनी के बीच बेहिसाब डाव मार्क्स आसपास फैल गए और ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड में दाखिल हो गए। कुछ डाव मार्क्स जमीन पर गिरे, अलग अलग आकार और शक्ल के विशाल जानवरों में बदल गए। कुछ डाव मार्क्स आसमान में उड़ गए, एक साथ जुड़कर खतरनाक परिंदों में बदल गए जिन्होंने आसमान को ढक लिया। पेंटिंग वर्ल्ड बहुत गहरा था। वो बड़ी डाव मार्क्स को जमा करके उन्हें हर तरह के परिंदों और जानवरों में पेंट कर सकता था। लेकिन इस वक्त माओ ली के पूरे कोऑपरेशन के साथ पेंटेड जानवरों की संख्या में उफान आ गया और जल्द ही सुरक्षा सीमा को पार कर गया। अरे नहीं! जेनेसिस लोटस की विल का चेहरा बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि माओ ली इतना आवेशी होगा। वो पेंटिंग वर्ल्ड में दबा हुआ था। भले ही उसके पास हमला करने का तरीका था, लेकिन उसके पास खुद को बचाने के लिए भी काफी ताकत थी। अगर वो पूरी ताकत से डिफेंड करता, तो वो बहुत लंबे समय तक टिक सकता था। इसलिए जेनेसिस लोटस की विल यूज सरेंडर करने के लिए मानने आई थी। माओ ली के लिए सबसे समझदारी का रास्ता ये होता कि वो पेंटिंग वर्ल्ड को अपनी ताकत धीरे धीरे कम करने देता जब तक वो टिक सकता। जैसा कि डेमन इमॉर्टल ची जुए कर रहा था। वो डिवाइन एम्परर सिटी द्वारा दबा हुआ था और खुद से आजाद नहीं हो सकता था, लेकिन उसने अपनी उम्मीदें भविष्य पर लगा रखी थीं। भविष्य के बारे में कौन यकीन से कह सकता था? लेकिन माओ ली ने इस लॉजिक को नहीं माना। वो जेनेसिस लोटस की विल के प्लान के खिलाफ चला गया। एक अभूतपूर्व हिंसा से भरी जानवरों की लहर बन गई और ह्यूमन पथ के दास बच्चों की सेना पर पागलों की तरह टूट पड़ी। दास बच्चों के चेहरे पर जानवरों की लहर देखते ही एक बड़ा बदलाव आ गया। पीछे हटो, ये जानवरों की लहर बहुत खतरनाक है। अगर हम अपनी पूरी ताकत भी लगा दें, तब भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पीछे हटो, जरूरी ये है कि हम अपनी एनर्जी बाद के लिए बचाएं। ह्यूमन पाथ के दास बच्चे सभी एलीट्स थे, वो बिना हिचकिचाए पीछे हट गए। लेकिन पीछे हटना आसान नहीं था। जानवरों की लहर एक सुनामी की तरह थी जो दुनिया को डूबा देने की धमकी दे रही थी। बहुत से परिंदे जानवरों से तेज थे और पायनियरिंग आर्मी को परेशान कर रहे थे। दास बच्चों ने खूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार एक रास्ता बना पाए। जब वो 11वें कैंप तक पहुंचे, पूरी सेना आधी रह गई थी। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जानवरों की लहर आगे बढ़ती रही जैसे कि वो कभी खत्म ही नहीं होगी। कैंप ठीक से बना था और उसकी डिफेंस मोटी थी,
लेकिन जानवरों की लहर के हमले के नीचे वो जल्दी ही टूटने के संकेत दिखाने लगा। हे भगवान, लगता है हमने इन जानवरों को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया है। ये जानवरों की लहर इतनी खतरनाक है, अगर हम पिछले सारे जानवरों के झुंडों को भी जोड़ दें तो वो इसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं होंगे। पीछे हटो। 10 बच्चे 10वें कैंप में पीछे हट गए। फैंग दी चांग पहले ही वहां से निकल चुका था। यूज पहले ही खबर मिल चुकी थी और जानवरों की लहर की ताकत को समझते हुए वो जानता था कि 10वां कैंप जरूर टूटेगा। भले ही वो बदला लेने का मौका ढूंढना चाहता था, लेकिन वो अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। असल में सिर्फ बेगरसेक्ट की ताकत से वो शायद अपनी जान दांव पर लगाकर भी बदला ना ले पाता। 10वां कैंप भी गिर गया और जानवरों की लहर ने यूज रौंद डाला। ह्यूमन पाथ के 10 बच्चे सिर्फ बार बार पीछे हट सकते थे। जानवरों की लहर ने भी कीमत चुकाई, लेकिन उनकी संख्या सच में बहुत बड़ी थी। वो इस कीमत को आराम से सह सकती थी। आखिरकार इस खौफनाक जानवरों की लहर ने सारे इंसानों को भगा दिया। मेहनत से बनाए गए कैंप्स तबाह हो गए, एक भी नहीं बचा। 10 बच्चों के पीछे चलने वाली फौज का 10% भी नहीं बचा। पेंटिंग वर्ल्ड के बाकी निवासियों को तो और भी ज्यादा गंभीर नुकसान हुआ। जिंदा बचे लोगों का ग्रुप बहुत हाई दयनीय हालत में था। वो सब हैरान और डरे हुए थे। शहर का दरवाजा बैंड हो गया। शहर के गार्ड्स गंभीर लग रहे थे। जानवरों की लहर शहर के सामने आ पहुंची थी। खूंखार जानवर रुके नहीं और शहर पर हमला करने लगे। हमले और बचाव की लड़ाई 3 दिन और 3 रात तक चली। शहर असल में हार रहा था। कई बार विशाल जानवर सीधे शहर की दीवारों पर चढ़ गए और अंदर के इलाकों तक खून का रास्ता बनाते हुए पहुंच गए, जिससे भारी नुकसान हुआ। जरूरत के वक्त बड़ी संख्या में डिवाइन बीन सोल्जर्स प्रकट हुए और बचाव में शामिल हो गए, जानवरों की लहर को पीछे धकेल दिया। डिवाइन बीन सोल्जर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं। सही, यह डिवाइन बीन प्लस का किलर मूव था, और जब हम इमोर्टल को मारने में कामयाब हुए तो डिवाइन बीन सोल्जर्स हमारे मददगार बन गए। 10 बच्चे हैरान और खुश थे, साथ ही उन्हें गहरा अफसोस भी था। इस बार उनका नुकसान बहुत ज्यादा था। उनकी पिछली सारी जमा पूंजी लगभग खत्म हो चुकी थी। खुशकिस्मती की बात यह थी कि उनमें से कोई मारा नहीं था। फैंग दी चांग पहले हाई इस शहर से बहुत दूर जा चुका था। बेगरसेक्ट का भी बड़ा नुकसान हुआ था। जिस करारी हार की उम्मीद फैंग दी चांग ने की थी वो हो चुकी थी, लेकिन यह लेवल उसकी उम्मीदों से परे था। फिर भी 10 बच्चों ने एक दूसरे की मदद की और एकजुट यूजन पर हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। जानवरों की लहर गायब हो गई। बड़ी संख्या में जंगली जानवर ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड में वापस लौट गए। वो हर जगह फैल गए, जिससे ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की मुश्किल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। पेंटिंग वर्ल्ड एक बड़े जानवर की तरह था जो अपने घाव चाट रहा था। जो पंजा उसने पहले ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड में फैलाया था वो लगभग टूट चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड इतना खतरनाक होगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरी पेंटिंग भी लगभग इसी लेवल की होगी। शेन शांग ने फैंग दी चांग को ढूंढ लिया। दोनों ने जानकारी एक्सचेंज की। फैंग दी चांग ने शेन शांग को बेगरसेक्ट द्वारा इकट्ठी की गई खबर के बारे में बताया, जैसे कि 10 बच्चों का नुकसान, साथ ही इस अभियान में ये फैन और होंगी का परफॉर्मेंस। और शेन शांग ने फैंग दी चांग को एक बड़ी खोज के बारे में बताया। शेन शांग वो शख्स था जिसने सबसे गहराई तक एक्सप्लोर किया था और उसने जानवरों की लहर के बदलाव का दृश्य देखा था। डाव मार्क्स का इस्तेमाल करके पेंट करना, वकाई पेंटिंग पाथ के तरीके रहस्यमयी और अनोखे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फैंग दी चांग ने विश्लेषण किया, ऐसा लगता है कि ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड अपनी गहराइयों में हेवनली कोर्ट के एक बड़े दुश्मन को दबाए हुए है। जानवरों की लहर और इंसानों के बीच की लड़ाई असल में इस दुश्मन को कमजोर करने और दबाव बढ़ाने का एक तरीका है। शेन शांग ने फैंग दी चांग के विश्लेषण को माना और कहा, पता नहीं अंदर कौन दबा हुआ है। वो कम से कम एक रैंक 8 गू इमॉर्टल तो है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शायद हमारे पास सहयोग करने का मौका हो। इस बार सेना को भारी नुकसान हुआ है, सिर्फ 10वां हिस्सा ही बचा है। कुछ समय के लिए एक एक्सप्लोरेशन आर्मी तैयार करना मुमकिन नहीं होगा। क्या हम इस मौके का फायदा उठाकर पेंटिंग की गहराइयों में जाएं? फैंग दी चांग ने सर हिलाया, नहीं, वो जानवर किसी की परवाह नहीं करते। शेन शांग ने सर हिलाया, इस पेंटिंग वर्ल्ड में इमोर्टल और मोर्टल के बीच का अंतर ज्यादा नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ एक्सप्लोरेशन आर्मी के दोबारा बनने का इंतजार करना पड़ेगा। तब हम गहराइयों में जाने का मौका ले सकते हैं। जब पेंटिंग वर्ल्ड में इंसानों और जानवरों के बीच की बड़ी लड़ाई शांत हो गई, फैंग युआन चुपके से मशरूम पैराडाइज पहुंच चुका था।
हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को सफलतापूर्वक रैंक 8 तक बढ़ा दिया गया था और फैंग युआन ने बहुत सारे कॉम्पाउंड किलर मूव्स भी बना लिए थे। उधर की सी क्लोन की तरफ से ची सी क्लोन ने हेवनली कोर्ट से बार बार संपर्क किया ताकि फैंग युआन के वेरिएंट ह्यूमन अलायंस पर हमला करने के लिए एक अलायंस आर्मी बनाई जा सके, लेकिन भले हाई हेवनली कोर्ट ने हामी भर दी थी, उन्होंने एक्शन लेने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस तरह के रवैये ने फैंग युआन को स्थिति की गंभीरता पर विश्वास दिला दिया। मशरूमन पैराडाइज का प्रवेश द्वार खुला। लू वे येन ने खुद फैंग युआन का स्वागत ब्लेस्ड लैंड की गहराइयों में किया। वो अभी बैठे हायद की फैंग युआन ने पूछा, क्या स्पेक्ट्रल सोल अभी भी जिंदा है? गुड गुड। चाय उबल रही थी और उससे पीले भौर रंग के धुएं की लकीरें निकल रही थीं। पहाड़ की चोटी पर बनी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में दुनिया को प्रभावित कर सकने वाले एक्सपर्ट्स एक छोटी सी चाय की मेज के सामने बैठे थे। एक था वर्तमान दुनिया का नंबर 1 डेमन गु यू फैंग युआन। दूसरा था सदर्न बॉर्डर का पैराडाइज अर्थ का वॉरस लू वे येन। उसकी कुल बैटल स्ट्रेंथ शायद सूडो वेनरेबल लेवल तक न पहुंचे, लेकिन उसकी डिफेंसिव ताकत एक सूडो वेनरेबल से टक्कर लेने के लिए काफी थी। पहाड़ की ताजी हवा खुली खिड़की से अंदर आ रही थी, चाय की खुशबू के साथ मिलकर। फैंग युआन ने दूर देखा, खिड़की के बाहर ऊंचे पहाड़ और साफ नदियां थीं, जैसे कोई स्वर्ग हो। सारस उड़ रहे थे, बंदर चिल्ला रहे थे, डेसोलेट जानवर और पौधे भरपूर मात्रा में थे और शांत थे। पहाड़ों के आसपास ट्री हाउसेज और गांव मुर्गियों और कुत्तों की बोहट आवाजें सुनाई दे रही थीं, घरों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं, एक शांत और सुकून भरा माहौल था। आसमान में कई तैरते हुए पहाड़ थे। ये पहाड़ फ्लोट सॉइल से बने थे और आसमान में रह सकते थे। हर पहाड़ में कई खासियतें थीं, उनके माहौल अलग अलग थे। कुछ पर लंबी हरी बेलन थीं जो बालों की तरह फैली हुई थीं। कुछ पर हल्की बारिश हो रही थी और सुंदर इंद्रधनुष बने हुए थे। कुछ पर झरने थे जिनकी विशाल धाराएं बड़े बड़े तालाबों में इकट्ठी हो रही थीं। और जिस पहाड़ पर फैंग युआन था, वो जमीन पर शान से खड़ा था और मशरूमान पैराडाइज का सबसे ऊंचा पहाड़ था। फैंग युआन अभी बैठा ही था कि उसने लू वे येन से पूछा, क्या स्पेक्ट्रल सोल अभी भी जिंदा था? लू वे येन सिर्फ मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय चाय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। चाय तैयार थी। यह एक्सट्रीम सरीन माइंड टी थी, इसे रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल से बनाया गया था। चाय की खुशबू ताजगी भरी थी और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश के बाद मिट्टी की महक उसमें मिली हुई हो। चाय, जगह और खुद मशरूमान पैराडाइस एक दूसरे के पूरक लग रहे थे। इस वक्त वो दूर के, ऊंचे और शक्तिशाली इमॉर्टल्स नहीं थे, बल्कि एक आम किसान की जिंदगी की खुशी और शांत मन की अवस्था का अनुभव कर रहे थे। लीजिए। लू वे येन ने दोनों हाथों से चाय का कप फैंग युआन को दिया। चाय अभी अभी उबलती हुई गर्म थी, लेकिन कुछ ही सांसों में भाप गायब हो गई और चाय ठंडी हो गई। फैंग युआन ने एक घूंट लिया, लेकिन लू वे येन ने सीधे बड़े कटोरी जैसे कप को उठाया और बड़े बड़े घूंट लेने लगा। फैंग युआन की ईद में चमक आ गई, उस कुछ समझ आया और उसने लू वे येन के पीने के तरीके की नकल की। गल्प। उसका एडम्स एप्पल ऊपर नीचे हुआ जब फैंग युआन ने चाय का एक बड़ा घूंट लिया। इस बार फैंग युआन को एक बिल्कुल अलग एहसास हुआ। चाय बर्फ जैसी ठंडी नहीं थी, बल्कि एक हल्की ठंडक थी जो फैंग युआन के अंगों और आंतों में समा गई। उसकी अंदर की गर्मी शांत हो गई, चाय मुलायम और ताजगी भरी थी, साथ ही एक हल्की सी मिठास भी थी। गल्प गल्प। फैंग युआन ने पूरा कप चाय खत्म कर दी। अच्छी चाय है। उसने चाय का कप नीचे रखते हुए एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया। एक कटोरी चाय ने उसके शरीर में 1000 अर्थ पाथ डाउ मार्क्स जोड़ दिए थे। जब एक गु इमॉर्टल हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार करता है, तो उस सिर्फ साढ़े 700 डाउ मार्क्स मिलते हैं, और अर्थली कैलामिटीज से आमतौर पर 250 मिलते हैं। इस एक्सट्रीम सरीन माइंड टी ने इतने सारे डाउ मार्क्स बढ़ा दिए थे। ये एक गु इमॉर्टल के अपनी जान जोखिम में डालकर एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन और एक अर्थली कैलामिटी पार करने के बराबर था। लू वे येन ने धीरे से कहा, इस मशरूमन ब्लेस्ड लैंड को पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की मदद मिली और ये एक पैराडाइस में बदल गया, इस तरह कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशन से आज़ाद हो गया। पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने यहाँ अपना वर्च्यू ट्रू इनहेरिटेंस भी छोड़ा, इसलिए इस मशरूमन पैराडाइस का नाम वर्च्यू पैराडाइस पैड गया। पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल बनने से पहले उन्होंने इस जगह पर कल्टिवेट किया और पढ़ाई की। जब वो वेनरेबल बन गए, तो उन्होंने इस जगह को वर्च्यू पैराडाइस में बदल दिया और कुछ समय यहाँ रहे। लॉर्ड पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने इसी दौरान एक्सट्रीम सरीन माइंड टी बनाई थी। भले हाई फूड पाथ आगे बढ़ाया गया, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल ने इसे गुप्त रखा और लगभग कभी बाहरी लोगों के सामने नहीं लाया।
लॉर्ड पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी जिंदगी स्पेक्ट्रल सोल द्वारा फैलाई गई तबाही को ठीक करने और अव्यवस्थित दुनिया में व्यवस्था लाने में बिता दी। इसलिए उन्होंने फूटपाथ पर गहरी रिसर्च की। उन्होंने अपनी फूटपाथ की कई उपलब्धियों को वर्च्यू ट्रू इनहेरिटेंस में छोड़ा है। उनके हिसाब से फूटपाथ में बहुत पोटेंशियल था, लेकिन यूज कल्टिवेट करने वाले बहुत कम लोग थे। अगर इसे सच में डेवलप किया जाता तो ये दुनिया के लिए खुशहाली ला सकता था। जैसे कि यह एक्सट्रीम सरीन माइंड टी असल में एक फूटपाथ किलर मूव है जो रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल्स खर्च करके बनता है। इसलिए यह अर्थपाथ डाउ मार्क्स जोड़ सकता है। एक वेनरेबल का टैलेंट सच में गहरा और अपरंपार होता है। फैंग युआन ने तारीफ की। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने किलर मूव्स, सफरिंग लॉस इज अ ब्लेसिंग और ऑल लाइफ इज बिटर बनाए ताकि स्पेक्ट्रल सोल के फूटपाथ मेथड्स का मुकाबला कर सकें। इन दोनों मेथड्स ने स्पेक्ट्रल सोल पर घाट लगाकर हमला करने के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल यहीं नहीं रुके, उन्होंने फूटपाथ को एक और ऊंचे स्टार पर पहुंचा दिया। वर्तमान 5 रीजन्स गू इमॉर्टल वर्ल्ड में लगभग सभी चाय और शराब अधूरे फूटपाथ गू रेसिपीज थे। ये गू इमॉर्टल्स द्वारा पहले ही मान लिया गया था। सिर्फ शराब या चाय पीना सिर्फ स्वाद के लिए था और अपनी दौलत का प्रदर्शन करने के लिए, या शायद अपने रिफाइनमेंट पथ के सुधार के परिणाम दिखाने के लिए। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने हालांकि इस पहलू को पूरा किया और चाय और शराब को फूटपाथ किलर मूव्स में बदल दिया। इस तरह फूटपाथ ने आखिरकार अपनी अनोखी शान दिखाई। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के फूटपाथ मेथड्स चाय और शराब को किलर मूव्स में बदल सकते हैं। खाना चखने के बाद गू कल्टिवेटर्स अपने डाउ मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो पूरे गू इमॉर्टल वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को बदल सकता है। फैंग युआन ने महसूस किया इस तरीके का प्रभाव बहुत बड़ा था। इतिहास में डाउ मार्क्स का मुख्य स्रोत ट्रिब्यूलेशन से गुजारना था, लेकिन इस फूटपाथ मेथड ने इस स्थिति को तोड़ दिया। फैंग युआन के पास ईट स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू था और वो ऐसा कर सकता था। लेकिन इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं, जबकि पैराडाइज अर्थ के फूटपाथ मेथड को सीखा जा सकता है और उससे रेफरेंस लेकर कई और ऐसे ही किलर मूव्स बनाए जा सकते हैं। ईट स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू को पॉपुलराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन किलर मूव्स को हर जगह फैलाया जा सकता है। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे। फैंग युआन की नज़र गहरी और अंधेरी हो गई। सिर्फ ये एक्सट्रीम सरीन माइंड टी हाई लू वे यिन के गहरे अनुभव और बुनियाद को दिखाने के लिए काफी थी। इस वर्च्यू पैराडाइज की बुनियाद गहरी थी और इसमें रैंक 8 अर्थ पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की कमी नहीं थी। लू वे यिन आम समझ से परे अर्थ पाथ डाउ मार्क्स जमा करने के लिए सिर्फ इस चाय का इस्तेमाल कर सकता था। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो स्पेक्ट्रल सोल से लड़ सकता था। फैंग युआन ने एक बार फिर खिड़की से बाहर और इस मशरूमन पैराडाइज को देखा। इस जगह के बारे में उसका पिछला आकलन कई गुना बढ़ गया था। यह फूटपाथ मेथड गू इमॉर्टल कल्टिवेशन के लिए बहुत फायदेमंद था। वर्च्यू पैराडाइज में कई गू इमॉर्टल्स दी। इन गू इमॉर्टल्स की ताकत शायद दूसरे उसी रैंक के इमॉर्टल से ज्यादा थी। लेकिन शुरू से ही लू वे यिन सिर्फ अकेले ही घूमता रहा और उसने इन दूसरे गू इमॉर्टल्स को सामने नहीं लाया। इस शख्स की चतुराई और धैर्य ने फैंग युआन को उसके बारे में एक अलग नजरिया दिया। फैंग युआन की नज़र में गहरा मतलब महसूस करते हुए लू वे यिन ने विनम्रता से कहा, फैंग युआन, मुझे और इस वर्च्यू पैराडाइज को ज्यादा मत आंको। भले ही हमारे पास ये फूटपाथ मेथड है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की कीमत सच में बहुत ज्यादा है। वर्च्यू पैराडाइज बड़ी मात्रा में अर्थपाथ रिसोर्सेज पैदा करता है, लेकिन मेरे अलावा जो मुख्य रूप से अर्थपाथ कल्टिवेट करता है, यहाँ के ज्यादातर गू इमॉर्टल्स मशरूमन हैं और वो पॉइजन पाथ कल्टिवेट करते हैं। कुछ ह्यूमन गू इमॉर्टल्स भी हैं जो वुड पाथ और वाटर पाथ कल्टिवेट करते हैं। इस फूड पाथ मेथड की एफिशिएंसी यूटीएनआई ज्यादा नहीं है। जैसे कि इस कटोरी एक्सट्रीम सरीन माइंड टी ने बड़ी मात्रा में रैंक 8 अर्थ पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया सिर्फ कुछ सौ अर्थ पाथ डाउ मार्क्स देने के लिए। ऑफ कोर्स फैंग युआन, तुम्हारे पास सॉवरन इमॉर्टल बॉडी है जिसमें कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे फायदे नॉर्मल से ज्यादा होने चाहिए। लू वे यिन ने निष्कर्ष निकला। यहां तक कि लॉर्ड पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने आखिरी शब्दों में कहा था कि यह फूड पाथ मेथड जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल, रेड लोटस डेमन वेनरेबल और दूसरे वेनरेबल्स के सामने जिक्र करने लायक भी नहीं है। वेनरेबल मेथड्स बहुत शानदार होते थे और दुनिया को बदल सकते थे। जैसे कि प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने मानवता के उत्थान का नेतृत्व किया और हेवनली कोर्ट की स्थापना की। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने विजडम पाथ बनाया और हेवंस विल को धोखा दिया, हेवनली कोर्ट के बेहिसाब सालों तक खड़े रहने की नींव राखी।
जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी ब्लड लाइन छोड़ी और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाई, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को अपना आंगन बना लिया। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने फेट गू को तबाह करने के लिए 10 लाख साल तक फैली हुई व्यवस्था की। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने डिवाइन एम्परर सिटी बनाने के लिए अपने तरीके छोड़े। पेंटिंग वर्ल्ड डेवलप हुआ और ह्यूमन पथ की नींव राखी। ये सब ऐसी व्यवस्थाएं थीं जिन्होंने न सिर्फ एक पीढ़ी को प्रभावित किया बल्कि पूरी दुनिया में अनंत विकास का कारण बनी। फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए जब उसने लू वेयिन के लहजे से कुछ अंदाजा लगाया। उसने सीधे पूछा, जब पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने आखिरी शब्दों में जेनेसिस लोटस का जिक्र किया, तो क्या वो पहले से जानते थे कि जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल डिवाइन एम्परर सिटी बनाएंगे? लू वेयिन ने सर हिलाया। जब लॉर्ड पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल दुनिया घूमते थे और हर जगह जान बचाते थे, तो वो जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के तरीकों से परिचित हो गए। इस वक्त जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने डिवाइन बीन पैलेस छोड़ा था ताकि स्पेक्ट्रल सोल को रोका जा सके और जब वो वेनरेबल ना बने तब उसके खिलाफ साजिश की जा सके। किंग चू का को हेट्रेड गू है जो डिवाइन बीन पैलेस के जरिए बना था। किंग चू और डिवाइन बीन पैलेस के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का असली प्लान फेट वॉर के दौरान किंग चू, डिवाइन बीन पैलेस और एम्परर सिटी को मिलाकर डिवाइन एम्परर सिटी बनाना और हेवनली कोर्ट की रक्षा करना था। लेकिन इस बार से पहले एक गड़बड़ हो गई। फैंग युआन, तुमने फैंग क्लैन के साथ मिलकर किंग चू को भगा दिया और डिवाइन बीन पैलेस पर कब्जा कर लिया। भले ही डिवाइन बीन पैलेस बाद में एम्परर सिटी के साथ मिल गया, लेकिन यूएस में किंग चू की कमी थी। बिना किंग चू के डिवाइन एम्परर सिटी की ताकत अधूरी थी। उसके अंदर की जेनेसिस लोटस की विल शायद ह्यूमन पाथ की उपलब्धियों को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने फेट वॉर में हिस्सा नहीं लिया। फैंग युआन का एक्सप्रेशन जटिल था, तो ऐसी बात थी। जेनेसिस लोटस का प्लान शुरू में बिल्कुल परफेक्ट था। फेट वॉर के दौरान किंग चू स्पेक्ट्रल सोल की डैमेज सोल के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। उसके पास रैंक 9 हेट्रेड गू होता और सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ होती। वो न सिर्फ ड्यूक लॉन्ग को हेवनली कोर्ट की रक्षा में मदद कर सकता था, बल्कि स्पेक्ट्रल सोल की डैमेज सोल को भी मिटा सकता था। दुर्भाग्य से फैंग युआन ने अनजाने में इस प्लान को तबाह कर दिया। शुरू में किंग चू डिवाइन बीन पैलेस के अंदर हेट्रेड गू को पाल रहा था और खुद को मजबूत कर रहा था, लेकिन भगा दिए जाने के बाद यह प्रक्रिया बाधित हो गई। इसके बाद फेट वॉर के दौरान किंग चू के पास उम्मीद के मुताबिक बैटल स्ट्रेंथ नहीं थी और वो डिवाइन बीन पैलेस से अलग हो गया। जब फेट वॉर खत्म हुआ, जेनेसिस लोटस की विल ने कीन डिंगलिंग से संपर्क किया, इसीलिए रेड हार्ट ट्रैवलर और 9 स्पिरिचुअल फेरी ने मिलकर काम किया और चुपके से किंग चू को हेवनली कोर्ट वापस लाने के लिए आगे बढ़े। तो असल में यह जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल नहीं था जिसने फैंग युआन के खिलाफ साजिश रची, बल्कि फैंग युआन ने पहले जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के प्लान को तोड़ा। इसके कारण जेनेसिस लोटस की विल के पास फेट वॉर के दौरान अचानक प्रकट होने और अपने प्लान को बदलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो फिर फैंग युआन अलायंस एग्रीमेंट को मानने और फैंग क्लैन के साथ मिलकर किंग चू को भगाने के लिए क्यों तैयार हुआ? सबसे जरूरी चाबी ग्रेट थीफ इमॉर्टल गू थी। ग्रेट थीफ इमॉर्टल गू हासिल करने के बाद फैंग युआन ने रैंक 9 किलर मूव गोस्टली कंसीलमेंट को कोर बनाकर और रैंक 7 ग्रेट थीफ इमॉर्टल गू को सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करके ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड बनाया। जबरदस्ती रैंक 8 सोल बीस्ट टोकन किंग चू के शरीर से चुरा लिया। बिना सोल बीस्ट टोकन के किंग चू की ताकत तेजी से गिर गई, जिसके कारण फैंग क्लैन की जीत हुई। और ग्रेट थीफ इमॉर्टल गू कहां से आया? यह फैंग क्लैन ने अपने थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस से हासिल किया था। तो थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने सिर्फ हेवन फॉर्म का इंतजाम नहीं किया था, यह भी एक दूसरा इंतजाम है, लेकिन मैंने इसे पहले नोटिस नहीं किया। फैंग युआन ने मन हाय मन सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने पूछा, क्या किंग चू भी जिंदा है? फैंग युआन के पीछा करने वाली लड़ाई के अंत में डिवाइन एम्परर सिटी लड़ाई में शामिल होने आया, जिससे बहुत हंगामा हुआ। क्या वो सच में डेमन इमॉर्टल ची जुए और लॉन्जेविटी हेवन को दबाने के लिए था? फैंग युआन ने किंग चू की लाश के टुकड़ों के बारे में सोचा। डिवाइन एम्परर सिटी का असली मकसद क्या था? ये एक बहस का मुद्दा था। लू वेयिन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने आह भरते हुए कहा, मुझे यहां वापस आने और कुछ समय आराम करने के बाद ही इसका जवाब मिला। डिवाइन एम्परर सिटी की लड़ाई में शामिल होने का असली कारण क्या था? इस स्थिति में रैंक 9 हेट्रेड गू की ऑरा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाश हो गया हो। लेकिन किंग चू एक किलर मूव से बना एक जीवित प्राणी है। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो जिंदा है या मर गया है। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का तरीका बस बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है,
हम सिर्फ हैरानी से आह भर सकते हैं। एक किलर मूव को एक लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट में बदल देना बस बहुत ही गहरा था, यहां तक कि फैंग युआन और लू वेयिन भी इसे समझे बिना सिर्फ देख ही सकते थे। लू वेयिन ने आगे कहा, मेन किंग चू की वर्तमान स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल की स्थिति के बारे में मैं बहुत साफ हूं। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, तो बताइए। लू वेयिन ने इतनी देर तक इधर उधर की बातें की, आखिरकार वो असल मुद्दे पर आया। उसने जवाब दिया, स्पेक्ट्रल सोल को इस वक्त जिंदा और मारा हुआ दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी असली बॉडी हमेशा से डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर रही है। फैंग युआन ने सर हिलाया और आह भरी, जैसा मैंने सोचा था। जब स्पेक्ट्रल सोल ने खुद को उड़ाया, फैंग युआन को पहले ही कुछ गड़बड़ लगी थी। अपने सारे हेवन पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करने के बाद फैंग युआन ने इस स्थिति के बारे में सोचा और उसके मन में और भी ज्यादा शक पैदा हो गए। महान स्पेक्ट्रल सोल सच में ऐसे ही मर गया? स्पेक्ट्रल सोल आखिरकार सभी वेनरेबल्स में सबसे ज्यादा हेवन डिफाइंग था। फैंग युआन की पिछली जिंदगी के 500 सालों में ज़ॉम्बी अलायंस मौजूद था, जबकि शैडो सेक्ट अंधेरे में छिपा हुआ था। स्पेक्ट्रल सोल ने चुपके से पूरे हेवनली कोर्ट को कंट्रोल किया। ड्यूक लॉन्ग बिल्कुल भी सामने नहीं आया, वो साफ तौर पर स्पेक्ट्रल सोल द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। उसने फंग ज्यूगे के खिलाफ भी साजिश रची। इस मौके का फायदा उठाकर लैंग या ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा कर लिया। उसने पूरी स्थिति को कंट्रोल किया और 5 रीजन्स के केओटिक वॉर के पीछे का मास्टरमाइंड था। जब तक ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल सामने नहीं आती, स्पेक्ट्रल सोल हाई इस स्थिति में सबसे बड़ा विजेता होता। इसलिए फैंग युआन ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया और सॉन्ग जोंग ने उसकी मदद की। फंग जिन हुआंग को मारने में कामयाब रहा। फंग जिन हुआंग कौन थी? उसके बचपन में ड्रीम विंग्स इमॉर्टल गू उसके पास आया। फंग जिन हुआंग आने वाली ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल थी। फैंग युआन कौन था? वो एक अदरवर्ल्डली डेमन था। फेट के नाश होने से पहले वो अकेला था जो अलग अलग परिणाम ला सकता था। और सॉन्ग जोंग कौन था? वो सबके सामने सॉन्ग जीजिंग का बेटा था, लेकिन असल में वो उसके ब्लड फीटस से बना था। और सॉन्ग जीजिंग यूज ब्लड ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। वो शैडो सेक्ट का सदस्य था, स्पेक्ट्रल सोल की स्प्लिट सोल्स में से एक। फैंग युआन की पिछली जिंदगी के 500 सालों में बहुत से छुपे हुए सच थे। उस समय फेट गू नाश नहीं हुआ था। डेमन इमॉर्टल चीजू जिंदा नहीं हो सकता था। बाकी वेनरेबल्स सिर्फ स्पेक्ट्रल सोल को तबाही मचाते हुए देख सकते थे। स्पेक्ट्रल सोल बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। आखिर में हेवंस विल को फैंग युआन को अतीत में वापस भेजना पड़ा ताकि सब कुछ बदला जा सके। यी टियन माउंटेन की लड़ाई के दौरान ऊपर से तो फैंग युआन ने स्पेक्ट्रल सोल को सफलतापूर्वक रोक लिया, लेकिन क्या सच में ऐसा था? स्पेक्ट्रल सोल जानता था कि फैंग युआन हेवंस विल के नतीजे के तौर पर पुनर्जन्म लेकर आया था। उसके असली प्लान के अनुसार वो हेवनली कोर्ट को कंट्रोल कर सकता था और 5 रीजन्स के केओटिक वॉर को मैनिपुलेट कर सकता था, लेकिन हेवंस विल फिर भी उसके रास्ते में आएगी। अगर फैंग युआन फेल हो जाता तो एक दूसरा या तीसरा अदरवर्ल्डली डेमन आ सकता था। स्पेक्ट्रल सोल कभी भी यूनिवर्स के शिखर पर नहीं खड़ा हो पाता। इसलिए उसने अपना प्लान बदला। यूएस पैल उसने रेड लोटस डेमन वेनरेबल के साथ काम करना शुरू कर दिया। आखिर में उसने सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू फैंग युआन को दे दिया, एक पूर्ण अदरवर्ल्डली डेमन बनाते हुए। फेट वॉर के बाद फेट गू फैंग युआन द्वारा नाश कर दिया गया। स्पेक्ट्रल सोल सॉवरन इमॉर्टल बॉडी वापस लेना चाहता था। उसका प्लान परफेक्ट था। उसके पास सोल पाथ अटेनमेंट लेवल की कमी नहीं थी। सॉवरन इमॉर्टल बॉडी के साथ वो सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन और दूसरों को अपने अंदर समा सकता था, तुरंत अपनी ताकत वापस हासिल कर लेता। इस तरह वो बाकी वेनरेबल्स से आगे होता, उसके पास पहल करने का मौका होता। पहले होने का फायदा अकल्पनीय था। अगर स्पेक्ट्रल सोल कामयाब हो जाता तो वो सबसे ताकतवर शख्स होता, पूरी दुनिया उसके पैरों तले अरौंदी जाती। लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने उसके खिलाफ साजिश रची, जबकि हेवन पाथ डाउ मार्क्स ने फैंग युआन को रोका। उन्होंने उसकी रक्षा भी की। स्पेक्ट्रल सोल को सॉवरन इमॉर्टल बॉडी वापस नहीं मिली, उसका विकास बहुत अलग हो गया। फैंग युआन का पीछा करते हुए हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन ने मिलकर काम किया। पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के वॉरस लू वेयिन ने भी दखल दिया। आखिरकार स्पेक्ट्रल सोल को मारने में कामयाब रहे। फैंग युआन ने खुद को स्पेक्ट्रल सोल की जगह रख कर सोचा, अगर वो स्पेक्ट्रल सोल होता तो वो क्या करता। इसलिए उसने स्पेक्ट्रल सोल के प्लान में एक बहुत बड़ी कमी पाई। ये बहुत रिस्क भरा था। ड्रीम रेल्म की लड़ाई के दौरान ड्यूक लॉन्ग ने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को हराया और ब्लेस्ड लैंड में घुस गया।
स्पेक्ट्रल सोल को पकड़ लिया और डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ ले लिया। स्पेक्ट्रल सोल की जिंदगी हेवनली कोर्ट के हाथों में थी। अगर फेरीजी वे जानकारी और सुरागों के पीछे न जाती और स्पेक्ट्रल सोल को तुरंत मार देती, तो क्या सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाता? अगर फैंग युआन होता तो वो ऐसा इंतजाम नहीं करता। तो स्पेक्ट्रल सोल का क्या? भले ही उसके अंदर सबसे ज्यादा मारने की प्रवृत्ति थी, लेकिन वो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था। इसलिए सबसे ज्यादा संभावना ये थी कि पकड़ा गया स्पेक्ट्रल सोल की असली मेन बॉडी नहीं थी। अगर फैंग युआन स्पेक्ट्रल सोल होता तो वो भी एक क्लोन बनाता ताकि उस अपनी में बॉडी के रूप में दिखा सके और हेवनली कोर्ट को यूज पकड़ने देता। पहला, इससे दुश्मन का ध्यान कम होता। दूसरा, वो क्लोन एक जाल भी था, फेरीजी वे सीधे यूएस में फंस गई। तीसरा, क्लोन के पास जितनी जानकारी और ट्रू इनहेरिटेंसेस वो में बॉडी के बराबर नहीं होते, भले ही उस पकड़ लिया जाता, दुश्मनों को ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता। और आखिर में, भले हाई क्लोन मार दिया जाता, में बॉडी पर कोई असर नहीं होता। फैंग युआन के पास स्पेक्ट्रल सोल के बारे में अपने शक को लेकर दो ऐसे बूट थे। पहला था डेमन इमॉर्टल चीजू। डेमन इमॉर्टल चीजूए उनके फैंग युआन के पीछे पड़ने में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। फैंग युआन और स्पेक्ट्रल सोल ने अपने अपने ट्रू इनहेरिटेंसेस का इस्तेमाल करके डेमन इमॉर्टल चीजूए को अपना साथी बनने के लिए लुभाया। आखिर में फैंग युआन ने डेमन इमॉर्टल चीजूए को अपनी तरफ कर लिया। स्पेक्ट्रल सोल को मजबूरन खुद को उड़ाना पड़ा और वो मर गया। लड़ाई के बाद फैंग युआन ने इस मुकाबले को याद किया। उस लगा कि जीत बहुत आसानी से मिल गई, ये उसकी उम्मीदों से काफी अलग था। लेकिन अगर स्पेक्ट्रल सोल सिर्फ एक स्प्लिट सोल था तो सब कुछ समझ में आ जाता। स्पेक्ट्रल सोल ने डेमन इमॉर्टल चीजूए के पुनर्जन्म का अंदाजा नहीं लगाया था, क्योंकि फेट गू नाश हो चुका था, सारे निश्चित निशान मिट चुके थे, भविष्य अनिश्चित था। स्पेक्ट्रल सोल का प्लान यह था कि उसकी स्प्लिट सोल हेवनली कोर्ट द्वारा पकड़ी जाए, वो उसमें सिर्फ कुछ यादें ही डालेगा। ये यादें हेवनली कोर्ट को शक नहीं होने देंगी, लेकिन उनमें कीमती जानकारी जैसे वैल्यूएबल ट्रू इनहेरिटेंसेस भी नहीं होंगे। इसलिए फैंग युआन इस मामले में स्पेक्ट्रल सोल से जीत गया। दूसरा सबूत फैंग युआन ने हाल ही में हासिल किया। किस्मत की जांच के जरिए उसने अपनी किस्मत देखी और पाया कि उसके शुद्ध चांदी के प्रकाश स्तंभ के ऊपर 3 बादल थे। उनमें से एक स्याही की तरह काला था। कौन उसके लिए इतनी परेशानी पैदा कर सकता था? ये काला बादल साफ तौर पर स्पेक्ट्रल सोल की तरफ इशारा कर रहा था। अगर स्पेक्ट्रल सोल अभी भी जिंदा था, तो क्या वो फैंग युआन को छोड़ देता? शैडो सेक्ट और ज़ॉम्बी अलायंस ने सालों के जमा किए हुए संसाधन और यहां तक कि दास एक्सट्रीम फिजिक्स का इस्तेमाल करके सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू बनाया था। क्या स्पेक्ट्रल सोल फैंग युआन को छोड़ देता? नामुमकिन। दूसरी तरफ डेमन इमॉर्टल चीजूए के पुनर्जीवित होने के साथ दुनिया जानती थी कि अब वेनरेबल्स का पुनर्जीवित होना संभव था। स्पेक्ट्रल सोल की मां बॉडी ने शायद बहुत पहले ही अपने पुनर्जीवन की योजना बना ली थी। असल में क्या दूसरे वेनरेबल्स के पास ऐसी योजनाएं नहीं थीं? अतीत में फेट गू के कारण कोई भी पुनर्जीवित नहीं हो सकता था, लेकिन अब जबकि वो नाश हो चुका था, कौन पुनर्जीवित नहीं होना चाहेगा? कोई नहीं जानता था कि कौन सा वेनरेबल पूरी तरह से पुनर्जीवित होने वाला पहला होगा। कोई नहीं जानता था कि वो कब पुनर्जीवित होंगे। यहां तक कि यह भी संभव था कि एक वेनरेबल अगले हाइपैल पुनर्जीवित हो जाए। इसलिए फैंग युआन के लिए स्थिति काफी नाजुक थी। एक बार जब कोई वेनरेबल पुनर्जीवित हो जाएगा तो उसकी सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ की कीमत बहुत गिर जाएगी। दुनिया में नंबर 1 डेमन का उसका दर्जा उसे एक निशाना बना देगा। लड़ाई के बाद लू वेयन ने यूज जाने से पहले अपना समय अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए कहा था, यही उसका मतलब था। फैंग युआन ने बिल्कुल वैसा ही किया। लड़ाई के बाद उसने अपने समय का पूरा इस्तेमाल किया, उसने एक पाल के लिए भी आराम नहीं किया। एक बार जब उसकी ताकत वापस आ गई और वो खतरों से निपटने में सक्षम हो गया, फैंग युआन वर्चू पैराडाइज आ गया। वो यहां लू वेयन के लिए नहीं, पैराडाइज अर्थ के असली मतलब के लिए या पैराडाइज अर्थ का ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए नहीं आया था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे बताओ लू वेयन, मैं एक वेनरेबल कैसे बनूं? फेट गू नाश हो चुका था, दुनिया का भविष्य अनिश्चित हो गया था, अब कुछ भी हो सकता था। सिर्फ गू इमॉर्टल वर्ल्ड हाई नहीं, यहां तक कि गू मास्टर्स भी आने वाले समय की उथल पुथल को देखने लगे थे। फैंग युआन लड़ रहा था, मॉर्टल गू मास्टर्स भी संघर्ष कर रहे थे। सोरोफुल विंड माउंटेन रेंज। 4 गू मास्टर्स एक साथ सफर कर रहे थे। वो जांच के लिए पहाड़ों की श्रृंखला में गहराई तक घुस गए। उनके पास रैंक 4 कल्टिवेशन लेवल था, एक साथ वो रैंक 5 का सामना कर सकते थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू मास्टर वर्ल्ड में
वो मशहूर डिमोनिक पाथ एक्सपर्ट्स थे। वो द चार महान थर्की, ईस्टर्न थर्की चेन येंडाओ, वेस्टर्न चोर यूबा ग्वांग, सदर्न हंगामा शी बाओ और नॉर्दर्न लुटेरा फैन चुनयाओ। दुखी हवाएं फिर से चल रही हैं। यूबा ग्वांग ने बाकियों को चेतावनी दी। चारों में से उसके पास सबसे प्रभावी इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स थे। जल्दी गू हाउस निकलो। चेन येंडाओ ने तुरंत आदेश दिया। वो चारों का लीडर था। गू हाउस फैन चुनयाओ के पास रखा था। वो हीलिंग और सपोर्ट का इंचार्ज था। चार गू मास्टर्स जल्दी से गू हाउस के अंदर छुप गए। दुखी हवाएं गू हाउस के बाहर चल रही थीं। पूरी जगह चरमरा रही थी और हिल रही थी। समय समय पर फैन चुनयाओ को अनगू वॉर्म्स की जगह नए गू वॉर्म्स डालने पड़ रहे थे जो दुखी हवाओं से मर गए थे। बुरा नुकसान, ये बहुत बुरा नुकसान है, फैन चुनयाओ ने दुख में चिल्लाया। रास्ते में हमने दुखी हवा का सामना करते हुए पहले ही इतना कुछ खो दिया है। क्या इस सोरोफुल विंड माउंटेन रंगे में सच में कुछ अच्छा है? चेन यिंडाओ ने सर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जब तक थोड़ी सी भी उम्मीद है, हमें रिस्क लेना हाय होगा। कुछ समय पहले गू इमोर्टल्स ने सोरोफुल विंड माउंटेन रंगे पर लड़ाई की थी। हो सकता है उन्होंने गलती से कुछ पीछे छोड़ दिया हो जिससे हम इमोर्टल बन सकें। जैसे हाई इमोर्टल बनने की बात हुई, बाकी 3 गू मास्टर्स तेजी से सांस लेने लगे। बस एक बार हम इमोर्टल बन गए तो हम 4 इमोर्टल्स पर हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? हमें फिर कोई नहीं ढूंढेगा। एक बार हम इमोर्टल बन गए, वो ऊंची और शक्तिशाली महिला गू मास्टर्स सब हमारी दया पर होंगी, है ना? हा, तुम्हें और बड़ा सोचना चाहिए। इमोर्टल बनने के बाद मॉर्टल्स के पीछे जाने का क्या मतलब? हम इमोर्टल फेरीज को टारगेट कर सकते हैं। गू मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा और थरकी हंसी हंसने लगे। जो वो नहीं जानते वो ये था कि हेवनली कोर्ट ने पहले ही बैटलफील्ड साफ कर दिया था। वो सारे इमेमोरियल ईयर बीस्ट की लाशें पहले ही ले जाई जा चुकी थीं। 4 लोग खानदारों में आए और 7 दिन तक खोजा, लेकिन उन्हें कुछ भी कीमती नहीं मिला। जैसे ही चारों बेचैन और गुस्से में थे, जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें आखिरकार कुछ मिला। यहाँ एक आदमी है, जल्दी आओ। एक आदमी को देखने में क्या अजीब है? यहाँ इतनी सारी लाशें हैं, ये पहाड़ों पर रहने वाले गांव वाले हैं। नहीं, ये आदमी अभी भी जिंदा है और उसके आसपास एक अजीब सी घटना हो रही है। क्या? बाकी 3 गू मास्टर्स दौड़कर आए और वांगसियोर को देखा जिसकी एडी कास्कर बैंथीन, वो अभी भी मुश्किल से जिंदा था। उसके आसपास कुछ जंगली फूल और वो तेजी से खिल रहे थे और मुरझा रहे थे। उसकी हर सांस के साथ हरे और भौर रंग के बीच बदल रहे थे। चैप्टर एंड।